हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 के रैखिक समीकरण युग्मों से संबंधित जितना भी मटेरियल था वो सब कुछ पढ़ा दिया था। बस एक लास्ट टॉपिक मानी अंतिम प्रश्नावली आपकी और रह गई है। उसमें कुछ बेसिक तो पढ़ाना नहीं है, सारा कुछ पढ़ चुका है। मानी सारी जो विधियां होती हैं रैखिक समीकरणों की हल करने की जो विधियां हैं वो भी सारी पढ़ चुकी हैं। समस्याओं से संबंधित भी प्रश्न सारे हल हो चुके हैं। और जो अंतिम प्रश्नावली है, हालांकि ये भी आपकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नावली है, तो वो अंतिम जो प्रश्नावली है वो आपकी 3.7 प्रश्नावली, उसको आज आप ये देख लेते हैं क्या है इसमें। और इसके बाद अगर ये जो आपका टोटल जो अब तक पढ़ाया है वो अगर चेक करना है तो आई बटन दबा के आप पीछे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रश्नावली के सवालों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कोई दो मित्र हैं अनी और बीजू, उनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म हैं, उनकी आयु अनी की आयु की 2 गुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर दिया गया है 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको जैसा जो कुछ कहा गया है उसी के अनुसार आपको काम करना है। देखिए अनी और बीजू की आयु पूछी गई है, तो मान लेते हैं, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु मान लें, बीजू की आयु बराबर कितनी मान लें, 22 वर्ष। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन क्या है प्रश्न की, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अनी और ये बीजू, इनका दोनों के जो आयु है उसका अंतर दिया गया है कितना, 3 वर्ष, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अंतर मानी क्या होता है, बड़े से छोटे को घटाना है। मानी अगर हम ये मान लें कि अनी की आयु बड़ी है, ये अनी बड़ा है और ये बीजू छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। यहां दिया गया है अंतर कितना दिया गया है, 3 वर्ष। देखिए दूसरी क्या कंडीशन है, अनी के पिता धर्म है, इनकी आयु अनी की आयु की 2 गुनी है, अर्थात धर्म की आयु कितनी है, अनी की आयु की 2 गुनी। देखिए फिर दोबारा से देखें, तथा एक बात हमें दी गई है कि धर्म की आयु कितनी है, यहां लिखें धर्म की आयु, धर्म की आयु कितनी है, अनी की आयु की 2 गुनी। अनी की आयु कितनी है, x है, तो x का 2 गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरी फिर कंडीशन देखिए क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है, बीजू की आयु कितनी है, अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। यहां लिखें बीजू की आयु बराबर, बीजू की आयु, बीजू की आयु कितनी है, बीजू की आयु बराबर है बहन की आयु की 2 गुनी। बहन की आयु का कितना गुना है, 2 गुना, 2 का गुणा कर दें। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं, बहन कौन है, बहन का नाम लिख दें, यहां बहन है इसकी कौन है, कैथी है, तो बहन कैथी की आयु लिख दें यहां, है ना, यहां कैथी इसका नाम भी लिख दें, कैथी की आयु। कैथी की आयु का 2 गुना बराबर किनकी आयु है, बीजू की। या ऐसे कह सकते हैं कि कैथी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, बीजू की आयु की आधी। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि कैथी की आयु बराबर, कैथी की आयु बराबर हम लिख सकते हैं कितना, बीजू की आयु बटे में 2, और बीजू की आयु कितनी है, 22 है, तो 22 बटे 2 सीधा डायरेक्ट लिख दें। यहां देखिए इसका मान कितना दिया गया है, बीजू की आयु कितनी दी गई, 22, और 22 में यहां 2 का भाग कर दें, तो कैथी की आयु बराबर कितनी निकल आएगी, 22/2। अब देखिए एक और बात समझें, इसमें दिया गया है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखें समझें बात, ये कौन है, धर्म, धर्म मानी क्या है, पिताजी, तो पिता बड़े होंगे और ये उसकी बहन मानी ये उसकी पुत्री होगी जो छोटी होगी, तो आपको इनका दोनों का अंतर बराबर दिया गया है कितना, ये 30 वर्ष दिया गया है। ठीक है क्या, तो यहां पर पुनः प्रश्नानुसार आप लिखें, पुनः प्रश्न के अनुसार क्या लिख दें कि
इनकी दोनों की आयु का अंतर, अर्थात यहां लिख दें 2x माइनस बाई अपॉन 2 और बराबर में कितना लिख दें 30 वर्ष। ये आपका समझ में आई वो बात? फिर एक बार समझ लें, ये दिया गया है कि धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर। तो धर्म की आयु 2x और कैथी की आयु कितनी है 22/2 है। इनका दोनों का अंतर करना है तो इसमें से इसको घटा दें, अंतर बराबर कितना दिया गया है 30 वर्ष। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा और आगे बढ़ा के ऐसे कर सकते हैं कि 2 का यहाँ गुणा कर दें, मानिए ये बटे वाला 2 है वो खत्म करना है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 22 बराबर में 60। क्लियर? 20, ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 60। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब बताओ हमें जरूरत है इसकी? कुछ जरूरत नहीं है, ये आप खुद स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी 2 लाइनों की बात है, यहां करके दिखा दें। देखो पहला समीकरण है आपका x माइनस 22 इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण है आपका कितना 4x माइनस 22 इक्वल टू 60। बताओ, कोई एकदम बिल्कुल आसान सी बात है। यहां पर क्या कर दें, घटा दें। क्यों घटा दें? क्योंकि 22 के गुणांक यहां पर समान है, चिन्ह भी समान है, सीधा सीधा घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये देखो 22 से 22 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर में ये माइनस का कितना बचेगा 57। ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर दें और x बराबर हो जाएगा 57 में भाग कितने का 3 का। ठीक है, तो x बराबर देखिए 3 का 3 एकम 3 और 3 निम 27 मान 19 या 57 होता है, तो x का मान कितना हो गया 19। x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 नंबर में रखें। देखिए 1 नंबर कहाँ है, चाहे जौन में रख दें, दूसरे में रख दें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे लिखना है 19 माइनस में 22 और बराबर में कितना है 3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 3 अर्थात y इक्वल टू 16। y का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है आपको पता ही है। x मानी क्या है, x मानी है अनी की आयु और y मानी क्या है बीजू की आयु। यही दोनों पूछे गए थे। आप लिखना है यहां पर अनी की आयु बराबर, अनी की आयु बराबर कितनी लिखना है 19 वर्ष और यहां पर ये आपकी कौन है, क्या बीजू है ना, बीजू की आयु बराबर, बीजू की आयु बराबर लिखनी है कितनी है 16 वर्ष। ठीक है, आप यहां चेक भी कर सकते हैं। देखो इनकी दोनों की आयु का अंतर निकालना चाहें तो कितना निकलेगा 3 वर्ष निकलेगा कि नहीं। ये 19 में से 16 घटा दे 3 वर्ष निकलेगा। तो इस तरीके से ये आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखिए इसको, दूसरे क्वेश्चन को देखें। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा क्या कह रहा है, फिर दूसरे में देखो लिखा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो मान लें कि दोनों के पास, पहले के पास मान लें x रुपया है, दूसरे के पास मान लें y रुपया है। तो लिख दें माना प्रथम मित्र के पास x रुपए व दूसरे मित्र के पास y रुपया है। ठीक है, इतना हमने मान लिया कि पहला मित्र है उसके पास x रुपया है, कोई दूसरा मित्र है उसके पास y रुपया है। चलिए देखो क्या कंडीशन सवाल कह रहा है, समझें बात ध्यान से। शर्त पहली सवाल की क्या है, फर्स्ट शर्त यहां लिख लें। देखिए क्या दिया है, यदि ये क्या कह रहा है, पहला एक मित्र दूसरे से कहता, मानी पहला वाला दूसरे से क्या कह रहा है, मानी x किससे कह रहा है, जिसके पास x संपत्ति है वो किससे कह रहा है, जिसके पास y संपत्ति उससे कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए समझे बात, ये पहला मित्र है इसके पास x संपत्ति है, ये दूसरा मित्र है इसके पास y संपत्ति है अर्थात y रुपया है। तो इस ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ये कह रहा है कि इसमें से 100 कम कर लें। देखिए ध्यान दिए, यदि मैं आपसे क्या कह रहा है, यदि 100 रुपए दे दो, ये
ये इसमें से 100 रुपए कम कर दें और इसको 100 रुपए दे दें, ये 100 रुपया इसको दे दे, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, 100 कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो प्रश्न कहता है कि ये कह रहा है कि तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, फिर समझें, इसमें से 100 कम कर दें, किसको दे दें, इसको दे दें, तो ये 2 गुना धनी बन जाएगा। ये 2 गुना धनी बन जाएगा तो 2 का इसमें गुणा कर दें। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखिए एक यहां से आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, x प्लस 100 बराबर में 2y माइनस 200, ठीक है। या इसको और हल कर दें तो ऐसे भी कह सकते हैं x माइनस 2y बराबर में, ये इधर ले जाएं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 200 में 100 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। एक इक्वेशन बढ़िया सा बन के तैयार हो गया, ठीक। अब देखिए एक सेकंड वाली शर्त फिर समझें बात। सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये है, दूसरा क्या उत्तर देता है, देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें। कौन कह रहा है आपकी बार, आपकी बार पहले किसने कहा था, पहले कहा था पहले वाले ने दूसरे वाले से, अब की बार दूसरा वाला किसको कह रहा है, पहले वाले से। क्या कह रहा है कि यदि मुझे आप 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर देखें समझें, ये आपका है x, इसके पास x संपत्ति है पहले मित्र के पास, और दूसरा मित्र है इसके पास y संपत्ति है। कौन किसको क्या दे रहा है, ये देखिए कह रहा है कि इसको, ये कह रहा है मुझे 10 दे दो, तो ये इसको 10 ज्यादा हो जाएंगे, इस पे 10 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर इस पे 10 की कमी हो गई, इस पे 10 बढ़ गए, तो सवाल कह रहा है ये 6 गुना हो जाएगा, तो इसको भी 6 गुना कर दें। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है। फिर समझें एक बात, इसमें क्या है, देखिए इसको, इसमें ये 10 रुपए कम कर दे, इसको 10 रुपए बढ़ा दें। तो प्रश्न कह रहा है कि इस पे 10 रुपए जब ज्यादा हो गए तो ये 6 गुना हो गया, तो इसको भी 6 गुना कर दें, दोनों बराबर बराबर हो गए, क्लियर। चलिए इसको और आगे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 6 का x में गुणा 6x माइनस 6 का 10 में गुणा 60 और बराबर में y प्लस 10। ये y इधर ले आए तो ये हो जाएगा 6x माइनस y और बराबर में ये यहां पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। ये आपका एक इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों हल करने, x y के मान ज्ञात हो जाएंगे, बस सोल्व हो गया। बताइए मेरे ख्याल से ऐसा 50 सवालों में अभी तक हुआ है कि 2 इक्वेशन हमें दिए जाते थे, इनको हम हल करते थे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे विलोपन विधि से ही सारे सवाल हल कर लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y है, तो इसमें 2 का गुणा कर दें और घटा दें, y का मान, y कट जाएगा, x का मान निकल आएगा, और जब x का मान निकल आएगा, वो x का मान इसमें रख दें, y का मान निकल आएगा। मेरे ख्याल से इसमें x और y दोनों के मान निकाल लें, वही दोनों की संपत्तियां हो जाएंगी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद लगाएं और देखिए आगे का सवाल नंबर 3। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता। निश्चित रूप से अगर हम स्पीड से चलेंगे तो किसी गंतव्य स्थान में पहुंचने पे कम समय में हम पहुंच जाएंगे। और एक कंडीशन आगे है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे उसी नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। अगर स्लो चलें, अगर रेलगाड़ी स्लो चलेगी या हम स्लो चलेंगे तो कहीं पहुंचने में हमें अधिक समय लगेगा। तो कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। यदि उसकी चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तब उसको नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लग जाता। तो सवाल में पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखो इसको सॉल्व करें। माना रेलगाड़ी की चाल या नियत चाल लिख दें कि नियत चाल बराबर कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और पूरी यात्रा में लगा समय बराबर मान लें 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 घंटा मान लें, ठीक है ना। तो यहां लिख दें तथा यात्रा में लगा कुल समय, यात्रा का कुल समय
कुल समय बराबर कितना लिख दें, 22 घंटा। ठीक है। अच्छा, एक बात समझें, आपको अच्छी तरीके से सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम ऐसे कह सकते हैं पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। वही बात, एक ही बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां समय से भाग हो जाएगा, या पक्षांतर कर दें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए यहां से चली टोटल दूरी आपकी ज्ञात हो जाएगी, तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए चाल कितनी है, चाल सवाल में कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है, और समय कितना है उसका 22 है, तो कुल मिला के दूरी उसने कितनी चली, x × 22 किलोमीटर की दूरी उसने तय की रेलगाड़ी ने। मतलब उसको जो यात्रा करनी है टोटल कितनी करनी है, x × 22 किलोमीटर की यात्रा उसको तय करनी है। अब देखिए प्रश्न की शर्त के अनुसार, शर्त नंबर 1 प्रश्न की क्या है, समझें बात ध्यान से। पहली शर्त क्या लिखी, यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, देखिए चाल कितनी होती, पहले चाल थी x, अगर 10 बढ़ा दी जाए तो चाल कितनी हो जाएगी, x + 10, और उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता। समय कितना है, समय ये देखिए कितना है, 22 घंटा, तो इसमें 2 कम कर दें तो 22 ऋण 2 घंटा समय लगेगा। तो चलिए यहां पर देखिए, यहां पर सूत्र है हमारे पास, दूरी बराबर चाल गुणे, वही सूत्र अब दोबारा से फिर लिख रहे हैं, चाल गुणे समय। दूरी, टोटल दूरी कितनी उसने तय करी, x × 22। चाल उसकी कितनी है, चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज उसकी कर दें चाल, तो पहले चाल x से 10 बढ़ा दें तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x + 10 गुणा समय कितना लगेगा उसका, समय उसमें कह रहा 2 घंटा कम लगता है, तो पहले 22 लगाया था, तो 22 में से 2 कम कर दें तो समय कितना हो गया, 22 - 2 हो गया। एक इक्वेशन बन के आपका तैयार हो गया, x × 22 इक्वल टू में x का 22 में गुणा x/, माइनस का 2x प्लस का 10/, माइनस 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ x/, ये x/, से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा 2x, माइनस का हो जाएगा 10/, और इक्वल टू में माइनस का 20। ये आपका एक देखिए इक्वेशन बन के तैयार हो गया, पहली शर्त से एक इक्वेशन बन गया। चलिए शर्त नंबर दूसरी, शर्त नंबर दूसरी क्या कह रहा है, शर्त नंबर दूसरी सवाल कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, यही देखिए फिर दोबारा से वही सूत्र, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, वही सूत्र है। तो टोटल दूरी तो उसको उतनी चलनी है, कितनी, x × 22, जबकि उसकी चाल कितनी हो गई, चाल सवाल के अनुसार 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम कर दें, पहले x थी इसमें से 10 कम कर दें तो चाल आपकी कितनी लिख दें, x ऋण 10 गुणे समय कितना हुआ, समय अधिक लग रहा है, कितना, 3 घंटा, पहले कितना था समय 22, इसमें 3 बढ़ा दें तो 22 + 3 घंटा ये समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक इक्वेशन देखो दूसरा बन के तैयार हो जाएगा, x × 22, यहां पर इसका दोनों का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, x × 22 प्लस में 3x माइनस में 10/, और माइनस का 30। ठीक है, तो यहां से x × 22 से ये x × 22 कैंसिल हो गया, ये आपके पास देखो 3x लिखा है, इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 3x, ये 10/, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10/, और बराबर में ये कितना है, माइनस का 30। इस पर आपको सेकंड नंबर डालना है, और बस फर्स्ट नंबर इसी के नीचे रख लें और घटा जोड़ दें, बस हो जाएगा काम। ये देखिए कितना है, 2x माइनस में 10/, और बराबर में कितना है, माइनस का 20। क्या कर दें, यहाँ सीधा सीधा जोड़ दें, मेरे ख्याल से अब वही बात है, तुम्हारे लिए है सब कुछ। ये यहां पर सीधा जोड़ने से ये कट जाएगा, ये आपके पास जोड़ने से क्या बचेगा, माइनस का x, और ये जोड़ देंगे तो माइनस का हो जाएगा 50, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा, तो x का मान 50 हो जाएगा। x का मतलब क्या है, x का मतलब है रेलगाड़ी की नियत जो चाल है वो आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की निकल आई। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में देखो रखने पर रखें तो यहां पर 2x के जगह पे कितना रख दें, 50 माइनस 10/, और बराबर में कितना रख दें, माइनस का 20। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 उधर भेज दें, तो माइनस का 10/, इक्वल टू माइनस का कितना, 20, और माइनस का ही हो जाएगा 100, माइनस 10/, इक्वल टू में माइनस का 120, और 10 का भाग कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,
बाई इक्वल टू 12, बाई का मतलब क्या है? समय। ये 12 घंटा का समय लगा। अब पूछा सवाल में क्या गया है, समझिए बात। सवाल में पूछा गया है कुल चली दूरी बताइए, और कुल चली दूरी बराबर देखो ये लिखी है, दूरी कितनी लिखी है? x इंटू बाई। तो यहां लिख दें कुल चली दूरी बराबर कुल चली दूरी, कुल चली दूरी बराबर कितनी लिखोगे? x इंटू बाई। तो x का मान हमारे पास निकला है 50 और इंटू बाई, बाई का मान कितना है? 12। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और एक जीरो और, तो 60 किलोमीटर टोटल दूरी आपकी निकल आई। ठीक, उस रेलगाड़ी को कितनी यात्रा तय करनी है? 60 किलोमीटर की। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे के सवाल नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होने को कहा गया है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए समझें, बहुत ध्यान से समझें। इसमें कहा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, जबकि है क्या? ये कक्षा में जो पंक्ति लगवा के, जैसे आपकी प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर जैसा ही हिसाब किताब है। यहां पर पंक्तियों में विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक निश्चित बात है कि हम ये मान लेते हैं। देखिए, माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं? x हैं, तथा पंक्तियों की संख्या कितनी मान लें? बाई मान लें। पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी लिख दें? बाई है। बताओ अच्छा, कुल छात्र कितने हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? टोटल विद्यार्थियों की संख्या x इंटू बाई। एक पंक्ति में x विद्यार्थी, पंक्तियों की संख्या बाई है, तो x इंटू बाई कर दें तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कुल टोटल संख्या निकल आएगी x इंटू बाई। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, शर्त प्रश्न की क्या कह रहा है? प्रश्न की पहली शर्त है आपकी, वो समझें। कहा गया है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाएं, पंक्ति में जो पंक्तियां हैं उसमें 3 विद्यार्थी, पंक्ति जो लगी है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x है। यदि उसमें से 3 बढ़ा दें, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दें, तो पंक्तियां निश्चित रूप से कुछ कम हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर देखिए पहली शर्त है, यहां पर x में 3 बढ़ा दें, मानी क्या कर दें? x प्लस 3 कर दें। जो विद्यार्थी खड़े हैं एक पंक्ति में, x विद्यार्थी खड़े हैं, तो उसमें हर एक में 3 बढ़ा दें, तो x प्लस 3 कर दें, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? देखो सर लिखा है पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती है। पंक्तियां थी कितनी? 22, उसमें से 1 कम कर लें तो क्या हो जाएगा? 22 माइनस 1 हो जाएगा। इनका दोनों का गुणा कर दें, माने ये हो गई पंक्तियों की संख्या, सॉरी ये हो गई, ये एक पंक्ति में विद्यार्थी इतने हैं और पंक्तियों की संख्या इतनी है, इन दोनों का गुणा कर दें तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। और प्रश्न के अनुसार विद्यार्थी हैं कितने? x इंटू बाई। देखिए एक समीकरण आपका बनके यहां से तैयार हो जाएगा, x इंटू बाई माइनस एक्स प्लस का 3 बाई माइनस का 3 और बराबर में लिख दें x इंटू बाई। ये x इंटू बाई से x इंटू बाई कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, माइनस का x प्लस 3 बाई और बराबर में आपको लिखना है माइनस का 3, इधर पक्षांतर कर दें, बराबर 3 लिख दें। ठीक, एक समीकरण आपका बन गया। चलिए देखिए सेकंड वाली कंडीशन क्या है सवाल की। सेकंड कंडीशन, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दें, जो टोटल एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? x, उसमें से 3 कम कर दें, मानी x माइनस 3 कर दें, तो देखिए x माइनस 3, एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं? x माइनस 3 है, तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक हो जाती है। तो पंक्तियों की संख्या थी 22, इसमें 2 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो पंक्तियों टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी, और प्रश्न के अनुसार टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x इंटू बाई। चलिए देखो यहां से भी एक दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा, x का बाई में गुणा x बाई प्लस का 2 का x में गुणा 2x माइनस का 3 बाई माइनस का 3 का 2 में गुणा 6 और बराबर में लिख दें x बाई से ये x बाई कैंसिल हो जाएगा। तब आपका एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई और बराबर में आप लिख दें 6।
इसको नंबर डाल दें सेकेंड। बताया अब इसमें क्या परेशानी, काम वही पुराना वाला। इसमें आपको क्या 2 का अगर गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा, ये 2x से 2x कट जाएगा। यहां लिखते हैं समीकरण एक में 2 का गुणा कर दें। ठीक, ये सब कुछ खुद कर सकते हो बड़ा आसान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, 2 का यहां गुणा करेंगे तो प्लस का 6y, और 2 का यहां गुणा करेंगे तो प्लस का कितना 6, और इसका ये ज्यों का त्यों लिख दें। कौन सा, 2x माइनस 3y और बराबर में 6। अब क्या कर दें, अब सीधा सीधा जोड़ दें। जोड़ने से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां लिख दें जोड़ने पर। तो यहां देखिए इसका कितना बचेगा, ये 3y, और यहां जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 6 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 4। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में लिख दें, जिसमें लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का x प्लस में 3, y का मान 4 लिख दें बराबर में 3। ठीक है, तो माइनस का x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 माइनस 12, 4 3 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक, x मानी क्या था, x मानी था कि प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थी खड़े थे वो कितने खड़े थे, 9 विद्यार्थी खड़े थे प्रत्येक पंक्ति में, और पंक्तियों की टोटल संख्या कितनी थी, 4 थी। 4 पंक्तियां लगाई गई थी, तो कुल विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। ये देखिए हमने आपको लिख दिया है पहले ही से, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x इंटू वाई। तो x का मान और y का मान यहाँ पर रख दें, x का मान है 9 और y का मान है 4, 9 चौको 36। इसका मतलब जो लाइन में लग के कतारवार जो छात्र खड़े थे उनकी संख्या कितनी थी, 36, टोटल मिला के 36। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये अगर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइक जरूर करें आगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल आसान है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा है, ये लिखा है किसी त्रिभुज के लिए आपको प्रूव करके दिखाना है, कोण C इक्वल टू 3 कोण B इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B। त्रिभुज के लिए सिद्ध करके नहीं दिखाना है बल्कि हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। उसके लिए प्रॉपर्टी आप शायद जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बस यही सीधी सीधी प्रॉब्लम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए ध्यान दें, यहाँ ऐसे कह सकते हैं इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। यहाँ पे इक्वेशन अलग अलग अगर बनाना चाहें तो ये अलग अलग इक्वेशन ऐसे देखो, पहले लिखें कोण C बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ देखिए आपको पता है, यहाँ लिख दें चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोण A प्लस कोण B की बात करें तो कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण C लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये आपका है कोण C बराबर 2 का मान 2 लिख दें, और कोण A प्लस कोण B के का मान कितना लिख दें 180 माइनस कोण C। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो कोण C इक्वल टू यहाँ पर 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, माइनस 2 कोण C। ये 2 कोण C माइनस का इधर ले आए तो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 कोण C इक्वल टू 360, या कोण C इक्वल टू हो जाएगा 360 में कितने का भाग हो जाएगा, 3 का। तो कितना हो जाएगा बोलो, कोण C बराबर हो जाएगा 120। ये देखिए एक कोण आपका क्लियर हो गया। ठीक, चलिए और आगे देखें। तथा एक बात और दी गई है यहाँ पे, कोण C बराबर 3 कोण B दिया गया है। ये देखो ये इतना, यहाँ से कोण C के जगह पे हम 120 लिख दें तो यहाँ पर कोण B की वैल्यू हम ज्ञात कर सकेंगे। कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 120 में 3 का भाग करें तो कोण B बराबर कितना 60, सॉरी 4 या 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा 40। क्लियर। अब कोण B का भी मान निकल आया, कोण C का भी मान निकल आया, अब किसका रह गया A का,
तो चलिए हम ए का मान ज्ञात करने के लिए यही लिख दें, इसमें रख दें। देखो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। चलिए कोण ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस कोण बी की वैल्यू 40 लिख दें, प्लस कोण सी की वैल्यू 120 लिख दें और बराबर 180। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ दें और उधर भेज दें तो माइनस का हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 180 माइनस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0 4 2 6 160 हो जाएगा। ठीक है, और बस अब बता सकते हो कोण ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 अंश। ठीक, ये इस तरीके से आपके तीनों कोण ज्ञात हो गए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोण ए कोण बी कोण सी तीनों के मान ज्ञात करवाए गए थे, क्लियर हो गया एकदम। चलिए इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर ये 6वां देखना है। इसमें क्या है, ये समीकरण 2 आपको दिए गए हैं। इसमें आपसे कहा गया है इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है, मतलब दोनों रेखाओं का को बनाना है। और आगे लिखा है इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए समझे, पहले कुल मिला के इसका हम ग्राफ पर इन दोनों रेखाओं का निरूपण करेंगे। तो ग्राफ पर निरूपण कैसे करेंगे समझे बात। देखिए ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पीछे लौट के जाएं तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की यहां शर्त लागू हो सकती है। देखो a1/a2 का मान कितना है, 3/5 और b1/b2 का मान -1/-1। ठीक है, तो यहां पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो त्रिभुज कैसे बनेगा, सीधी सीधी बात है, बहुत प्रतिच्छेद तो करेंगे। अगर समांतर रेखाएं होंगी कहीं काटेगी नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर है बात। तो यहां पर सबसे पहले इनका दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, और अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु वैसे ही हल कर लें, कैसे, विलोपन विधि से या बज्रगुणन विधि से या किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी से भी कर लें। तो यहां पर हम अगर सीधा सीधा करना चाहें, देखो ध्यान दो, यहां पर सीधा सीधा हम घटा दें, क्या कर दें, घटा दें। घटाने पर क्या बन जाएगा, ये देखो घटाने पे चिन्ह पलट जाते हैं, पलट दें, ये कट जाएगा, ये 5x से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x, और ये बराबर में 5 में से 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से 2 का भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब x बराबर 1 निकला तो x का मान यहां कहीं रख दें, 1 नंबर या 2 नंबर में, तो y का मान निकल आएगा। देखिए x का मान 1 में रख दें, देखिए 1 में रख के देखें, 5x का मान 1 लिख दें, माइनस का y और बराबर में लिख दें 5, तो माइनस का y इक्वल टू, ये देखो 5 एकम 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु आपका समझो निकल आया। प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर काटेंगी, इस बिंदु पर काटेंगी, x बराबर 1 y बराबर 0 पर, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु 1,0 इसका हो गया। चलिए अब देखो इनका ग्राफ पर निरूपण करके दिखाएं आपको। ये आपका समीकरण 1 दिया गया, समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से देखें ध्यान से, क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण से किसी x का या y का किसी का एक का मान निकालें और उसके संगत फिर मान याद करके एक टेबल बनाते हैं। याद करिए, ऐसा ही तो बताया था। तो चलिए हम देखो यहां पर अगर हम यहां से y का मान निकालें तो y का मान हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा 5x माइनस 5, 5x माइनस 5। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5। यहाँ पर एक आपको टेबल बना के यहाँ पर रख लेनी है। इसमें x और y के संगत 2 या मैक्सिमम 3 मान निकालें, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x लिख दें, यहाँ y लिख दें। ये देखिए अगर हम x का मान यहाँ पर 0 लिख दें, समझना बात ध्यान से, x का मान 0 लिख दें तो निश्चित रूप से y का मान कितना हो जाएगा, -5। ठीक, अच्छा x का मान अगर हम बढ़ा के x बराबर 1 लिख दें, 1, तो x का मान जब 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक, और मान पलट के रख दें, अगर हम x का मान 2 लिख दें, 2, तो 2 लिखने से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा तो ये 5 बच जाएगा। बस बहुत है, हमारी लाइन खिंच जाएगी, रेखा खिंच जाएगी, बस इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं। चलिए पहले समीकरण से ये एक टेबल तैयार हो गई। अब आपको समीकरण नंबर 2 से भी आपको एक टेबल बनानी है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को पहले हल करें और इसके बाद टेबल बनाएं। देखिए ये वाला, इसमें भी y का मान निकाल लें, बताओ कितना होगा y का मान, y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3।
यहाँ इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी है और यहाँ टेबल में x और y के संगत मान आप ज्ञात करके रख दें। ठीक है, x लिख दें, यहाँ y लिख दें। अगर हम x का मान 0 लिख दें तो निश्चित रूप से y का मान कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा ना। और x का मान यदि 1 लिख दें तो 1 रखने से क्या होगा, 3 एकम 3 में से 3 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम x का मान 2 लिख दें, x का मान 2 लिख दें तो 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत है हमारे समझ में और इतने ही मान पर्याप्त हैं। अब देखिए आपको हम ग्राफ बना के दिखाएं। एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक आपका क्षैतिज रेखा खींचनी होती है, एक ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष मानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष मानते हैं। जहां पर एक दूसरे को ये काटती हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम ये बिंदुओं को यहाँ पर प्लॉट करके दिखाएं। हम ये मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक खाना है तो इस पर हम 1 लिख दें, इस पर 2 लिख दें, यहाँ पर हर एक खाने पर एक एक बढ़ाते हुए 1 सेंटीमीटर का एक खाना मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और ये इस तरीके से इधर आए तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ये -5, इस तरीके से ये पीछे की ओर आए। अच्छा चलिए y पे देखिए, y का ये इस पर भी वही 1 सेंटीमीटर का एक खाना मान लें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और नीचे आएंगे तो ये -1, ये -2, ये आपका -3 और ये -4 और ये -5। ठीक है, अच्छा चलिए देखो अब यहाँ पे आ जाओ, पहली वाली रेखा को देखो। x का मान 0, y का मान -5। x का मान 0 का मतलब x पर नहीं चलना है, ना इधर और ना इधर, y पे चलना है -5। तो -5 का मतलब नीचे लौट के आएंगे तो देखो ये वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा 0,-5। ये बिंदु आपका कितना हो जाएगा, 0,-5। ठीक है, चलिए x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1 है और y का मान, y पर नहीं चलना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो ये बिंदु आपका कहलाएगा कितना, 1,0, x बराबर 1, y बराबर 0। क्लियर। चलिए और आगे x का मान 2, y का मान 5, तो x का मान 2 का मतलब ये x बराबर 2 हो गया और y का मान ऊपर की ओर बढ़ेंगे 5 इकाई, तो 5 इकाई देखिए यहाँ पर 2 की सीध में जाएंगे, 5 इकाई देखो ये है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के रख दें, x का मान 2, y का मान 5, तो मानी 2,5 ये आपका एक बिंदु हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये देखिए आपको मिला के दिखा दें, ये इस तरीके। ठीक है, ये चूंकि हमने रफ काम है, ये हाथ से मिलाया है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपको पटरी से बिल्कुल बढ़िया सा एकदम मिलाना है तो सीधा आएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, पहले वाले इस वाले समीकरण की एक ये रेखा आपको प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले समीकरण की भी एक रेखा बना के दिखाएं। x बराबर 0, y बराबर -3, तो x पर नहीं चलना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, y की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई आना है अर्थात नीचे की ओर। ये देखिए ये बिंदु आपका कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 0, ये बिंदु यहाँ पर ऐसे करके दिखा दें, 0, -3 ये बिंदु है। ठीक है, अब x बराबर 1, y बराबर 0, ये देखो आपका कॉमन पॉइंट हो गया ये वाला। x बराबर क्या है, देखिए x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1, y पर नहीं चलना है, y का मान 0, तो ये यहाँ से होकर जो दूसरी रेखा है यहाँ से होकर जा रही है, और कहाँ से, यहाँ से। तीसरा बिंदु क्या है, 2,3, x बराबर 2 चलना है, y बराबर 3 चलना है, तो देखो x पे 2 इकाई इधर, y की ओर 3 इकाई ऊपर की ओर जाना है, मानी यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ये बिंदु आपका 2,3 कहलाएगा। ठीक, चलिए इन दोनों तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएं, किसको किसको, इसको, इसको और इसको। ये देखिए ठीक, बात समझ में आ रही होगी, कोई किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये एक है पॉइंट, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों को जब आपस में मिला दिया हमने, तीनों पॉइंटों को, तो आपका ये सीधी रेखा एक प्राप्त हो गई। ठीक, ये रेखा कौन से वाले उसकी है, दूसरे समीकरण वाली ये रेखा है, ये दूसरे समीकरण की ये रेखा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। देखिए बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। देखो समझो, एक ये रेखा, एक ये रेखा और ये एक बाई अक्ष, इन तीनों रेखाओं से ये देखिए आपका त्रिभुज बनके तैयार हुआ है, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं। ये देखिए ये इतना। ठीक, इस पर नामकरण अगर हम करना चाहें तो इस पर पॉइंट ए डाल दें
और इस पर हम यहाँ पर पॉइंट बी डाल दें और यहाँ पर हम पॉइंट सी डाल दें, तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी, इनके निर्देशांक आप बता सकते हो कितने कितने। देखिए इस पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पर 0,-3 था, यहाँ पे लिख दें इधर की ओर है, इधर यहाँ पे 0,-3, ये सी बिंदु के निर्देशांक हैं। ए बिंदु के निर्देशांक 1,0 है और बी बिंदु के निर्देशांक 0,-5 हैं। इस प्रकार हम यहाँ ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कितने, देखिए ध्यान से समझें, ए बिंदु के शीर्ष कितने लिखेंगे 1,0, ठीक, शीर्ष क्रमशः लिख दें। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः 1,0, ये ए शीर्ष के निर्देशांक है। बी वाले के कितने हैं 0,-5 और सी बिंदु सी के निर्देशांक हैं 0,-3। तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी के ये देखिए तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपके ज्ञात हो गए। फिर समझे इसमें आपसे क्या पूछा गया था, एक रेखा, ये देखिए ये ए से बी को मिलाने वाली रेखा ए बी है, ये आपका ये पहले समीकरण की रेखा है, और ये आपका देखो ए और सी ये रेखा है, ये आपकी दूसरी वाले समीकरण की रेखा है, और ये बाह्य अक्ष है। इन तीनों को मिलाने से ये देखो त्रिभुज बन के तैयार हुआ है ए बी सी। इसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः आपके बोर्ड पे सामने लिखे हुए हैं। और क्या पूछा गया है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको बताना है। बस एक लाइन का और है, तो लिख लें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने हैं आपको। हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने का एक सार्डिक का भी फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है उसी से बता दें आपको, 1/2 और ये सार्डिक बना लें। फिर क्या बताया, पहला शीर्ष लिख दें, पहला शीर्ष है 1,0, दूसरा शीर्ष लिख दें 0,-5, तीसरा शीर्ष लिख दें 0,-3 और चौथा वाला यही लिख दिया करते हैं हम, कौन सा 1,0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मल्टीपल इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इधर की मल्टीपल करते हैं। चलिए देखो 1/2, पहले इसका इसमें मल्टीपल कितना होगा, 1 का -5 में तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 0 का 0 में गुणा ये भी 0 हो जाएगा। इधर का गुणा करने के बाद कोष्टक बंद कर लें और फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा लें। अब इधर का नंबर ये देखिए 0 का 0 में गुणा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस -5 का भी 0 में गुणा 0 हो जाएगा, और ये -3 का 1 में गुणा -3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए बस आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2, ये है आपका -5 और फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका 3। ठीक है, 5 में से ये 3 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2, और -2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो ऋणात्मक राशि नहीं होती है, इसको ऋण चिन्ह हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना, 1 वर्ग इकाई आगे लिख दें, क्योंकि क्षेत्रफल के आगे क्या लिखा जाता है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल आया है। ठीक, पूरा क्लियर हो गया सवाल। एक बार ध्यान से पूरा अपना फिर से कॉपी पे करें, पूरा क्वेश्चन करके, और तब ये आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसके भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। इस 7वें प्रश्न में 5-6 प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, बाकी सब कर सकते हो आप। सब में विलोपन विधि का काम है, मानी 2 समीकरण हर एक में दिए गए। ठीक है, उसमें आपको या तो x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करके काट देना है, और जब x कट जाएगा तो y का मान निकल आएगा, और जब y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। हर एक में वही प्रोसेस है, कोई खास बात नहीं। तो चलिए देखिए, अगर इस सवाल को हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर अगर हम जैसे y को बराबर करना चाहें तो क्या कर दें, ये p है, इधर इसमें p का गुणा कर दें, और यहाँ पर q है तो यहाँ पर q का गुणा कर दें, तो निश्चित रूप से ये y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दें, लिखना चाहें तो लिख दें, क्या लिख दें, समीकरण 1 में p का व समीकरण 2 में q का गुणा करने पर चलिए करके दिखा दें। यहाँ p का गुणा करेंगे तो p का p में गुणा क्या हो जाएगा, p² × x, प्लस यहाँ p का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, pq × y, p का गुणा यहाँ, p का गुणा यहाँ, या ऐसे कर दें, चलिए कर देते हैं, p का p में गुणा p² - pq।
अब क्यू का नंबर आ गया, क्यू का इसमें गुणा कर दें पूरे समीकरण में, तो क्यू का क्यू में गुणा क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स, माइनस पी का क्यू में गुणा पी क्यू इंटू बाई, और ये आपके पास बराबर का निशान लगा के यहाँ पर पी का क्यू में गुणा पी क्यू और प्लस क्यू का क्यू में गुणा क्यू स्क्वायर। ठीक, बस आप क्या कर दें, इनको दोनों को जोड़ दें। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई खास नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस का और ये माइनस का पी क्यू बाई प्लस माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स। फिर समझें, यहाँ देखिए एक्स दोनों जगह से कॉमन है, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ने से ये माइनस का पी क्यू, ये प्लस का पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये यहाँ भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल आएगा, एक। बहुत सिंपल है एकदम। इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, y का मान निकल आएगा, तो लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर। वही सारी प्रोसेस है, बार बार क्या दोहराएं। देखो p x का मान 1 प्लस क्यू बाई और बराबर p माइनस क्यू। सो यहाँ पर देखिए प्लस का p उधर ले जाएं, तो q बाई बराबर में p माइनस क्यू, माइनस का p हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब q का इधर भाग चला जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का q है और q का भाग लग जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। ये देखिए बाई और x दोनों के मान ज्ञात हो गए। बाई इक्वल टू कितना हो गया, -1 और x इक्वल टू 1, तो x और y के दोनों के मान ज्ञात हो गए। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, इसमें 5-6 भाग दिए गए हैं, आप अपने बुक से देखें, और 5-6 भाग दिए गए, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। थोड़ा सा ये देखने में, क्योंकि उसमें बीजगणितीय संख्याएं दी गई हैं, अंकगणितीय नहीं दी गई हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 3 दिया जाता है, तो हम ये मानते हैं कि गुणा करना हमें आसान सा लगता है, लेकिन बीजगणित का गुणा थोड़ा टेढ़ा सा लगता है। लेकिन टेढ़ा कुछ नहीं है, करना वही सब कुछ है जो अंकगणित में करना है, वही बीजगणितीय संख्याओं में भी करना होता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन बताई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे समझें बात। ये देखिए x के गुणा में लिखा है a माइनस बी, और यहाँ y के गुणा में क्या लिखा है a प्लस बी, ठीक है। तो इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर भी आपको बनाना है, x और y के गुणांक बनाना है। क्या करते हैं, देखो a प्लस बी का इधर इसमें गुणा कर दें, a प्लस बी का पहले x में गुणा करें। यहाँ हम समीकरण 2 को बदल रहे हैं, देखिए समीकरण 2 से यहाँ लिख दें a प्लस बी का x में गुणा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। फिर a प्लस बी का y में गुणा करेंगे, प्लस a प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा। और ये आपका बराबर में जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका जो दूसरा इक्वेशन था, वही इक्वेशन ये है, कोई नया नहीं है, इसलिए वही पढ़ा रहने दें। और ये पहला वाला जो है, इसके नीचे लिख लें a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इक्वल टू में है a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर अब आप ध्यान से देखें, तो ये y के गुणांक बराबर दिख रहे हैं, y के गुणांक बराबर दिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अब सीधा सीधा घटा दें, माइनस माइनस माइनस, घटाने पे सारे चिन्ह पलट जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख दें घटाने पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये देखो y वाला गुणांक ये बराबर है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, यहाँ देखिए एक्स एक्स दोनों जगह से कॉमन है, तो ऊपर हमारे पास है a प्लस बी, और ये माइनस का है तो माइनस का a है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा b इंटू एक्स, ये कॉमन आ गया, दोनों जगह से x कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी, फिर माइनस का है इसलिए माइनस का a, और ये प्लस का b हो जाएगा, और बराबर में यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर, ये दोनों प्लस के ही हैं, क्योंकि माइनस का था ना, घटाने पे चिन्ह बदल गया। अच्छा, प्लस का बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आपका ए बी माइनस का था, वो भी आपका किस में बन गया, प्लस में ए बी बन गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ए माइनस का ये प्लस का ए कैंसिल हो गया, बी और बी जुड़ जाएगा कितना, 2b इंटू एक्स बराबर 2। इन दोनों जगह से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 2b बचेगा प्लस ये a बचेगा, ठीक।
ये b से ये b आप कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2b अपॉन में ये 2 हो जाएगा, a प्लस 2b अपॉन 2, ये x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, हर प्रश्न आपका एक जैसा ही है। तो ये जो हमने x का मान निकाला है, मेरे ख्याल से हम नहीं बताएंगे आपको, खुद कर सकते हो। x का ये मान समीकरण 1 या 2 में कहीं रख के y का मान निकाल लें, और इस तरीके से x और y के मान आपसे पूछे गए थे। इस एक्सरसाइज का बिल्कुल एक अंतिम क्वेश्चन और रह गया है, वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ये आपको अगर वीडियो बढ़िया एकदम समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइक जरूर करें। तो देखिए इस 8वें क्वेश्चन में, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें इनमें 4 ये कोण जो हैं इनके मान ज्ञात करने हैं, और आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, संपूरक मानी 180 अंश। चलिए देखो हम बताएं आपको, चूंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण A और कोण C, ये देखिए आमने सामने के कोण है कि या नहीं, इन दोनों का योग बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 अंश। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों का योगफल 180 अंश होता है। यहां पर देखिए ये कोण A की वैल्यू कितनी है, 4y प्लस में 20 प्लस C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4x और बराबर में 180। तब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस में 4y और बराबर में ये 20 इधर ले आएंगे तो 160 हो जाएगा। 4 का समय भाग कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस में y और बराबर में 4 का यहाँ भाग, 4 चौको 16, 40 बार हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, क्लियर? अब मुझे नहीं करना है आगे कुछ। इसमें देखें बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बी कोण और डी कोण भी आपस में कैसे कोण हैं, संपूरक कोण होंगे, इनका भी योगफल 180 अंश होगा। तब बी कोण का मान है आपका 3y माइनस का 5 और प्लस डी कोण का मान है माइनस का 7x प्लस में 5 और बराबर में 180 अंश। तब यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए माइनस का 7x प्लस में 3y और ये माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 180 अंश। इसको आप डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहला और दूसरा इन दोनों समीकरणों को बस हल करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात हो जाएंगे। एक्स का मान यहाँ रख देंगे, एक कोण निकल आएगा, वाई का मान यहाँ रख देंगे तो ये बी का मान निकल आएगा, बी कोण निकल आएगा, और यहाँ भी रख देंगे वाई का मान तो ए कोण हो जाएगा, यहाँ एक्स का मान रख देंगे तो ये डी कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। एक्स वाई और के मान यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल करके निकालेंगे और इन यहाँ पर चारों कोणों में रख देंगे, तो इस तरीके से आपका पूरा ये चारों कोणों के माप ज्ञात हो जाएंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है। पूरा हमने एक एक करके बाय पार्ट क्वेश्चनों को हल करवाया। पूरा एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज नहीं बल्कि पूरा चैप्टर, पीछे से इसके 5-6 वीडियो शायद वीडियो हमने बनाए हैं, तो सारा कुछ आप आई बटन दबा के हर एक वीडियो को दोबारा से देख सकते हो और पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा मिल सके। थैंक यू।